प्रकाश जी म्यूट करो आप एक बार। हेलो अंकित ओके सर। नमस्कार आप सभी को। आज की इस पहले तो ये बताओ कि आवाज आ रही है ना सबको? अपना एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि पता लगे हाँ आवाज आ रही है। जी ओम प्रकाश भाई, धन्यवाद भाई। और एक बार आप सभी से निवेदन है कि आपके पास टेलीग्राम में अपना लाइव यूट्यूब वाला लिंक आ गया है, ठीक है ना? तो उसको शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक साथी जुड़ जाएं। तब तक हम आगे की प्रोसेस पूरी करते हैं। आप सभी जानते हैं हम भी आप जैसे ही भाई हैं, बस लगे हुए हैं सभी के साथ कुछ ना कुछ नया करने में। तो आप सभी को जानकारी है, आपने पोस्टर भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा, और कुछ साथियों ने रजिस्ट्रेशन किया है, कुछ ने, सबने नहीं, कुछ ने किया है, जिसमें से आशा है लगभग 150 साथियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो इतने 100 की कैपेसिटी है अपनी जूम की, तो ये कैपेसिटी पूरी भरनी चाहिए आज, ठीक है? तभी आगे वाली सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। देखो पहले बता दें, आपको मोटिवेशन हम कर रहे हैं, लेकिन आप भी हमें करेंगे। अगर आपकी संख्या अच्छी होगी तो हम और अच्छा कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आप सभी जानते हैं आज हमारे बीच आने वाले जो आदरणीय, एक सफलता की ऐसी मिसाल है, हम एक भर्ती देते हैं, दो भर्ती देते हैं, ठीक है? एक एग्जाम दी, दो दी, नहीं हुआ, थोड़े नंबर कम है या बहुत ज्यादा कम है, अरे यार अपना तो होगा ही नहीं, ठीक? पहली बात तो वो सोच ले, वो नहीं सोचता है जिसने एग्जाम दी है, उसके मन में ऐसा कुछ नहीं आएगा कि चलो भाई अपना होगा नहीं, वो बेचारा दोबारा तैयारी करेगा। फिर आसपास का माहौल ऐसा होगा कि वो कर देगा कि काई कर लेगो तू तो उसको काई को है। सही बात है ना भाई? यो कंडीशन है पर तो पोस्टपोन्ड होगी। अब छठी बार की तैयारी चाहे देखो काई हो, चाहे लाग जाओ तो बहुत बढ़िया। जिनको आवाज नहीं आ रही है उनसे बता दूं, लगभग सभी को आवाज आ रही है। कुछ साथी हैं जिनको आवाज नहीं आई होगी तो वो अपना नेटवर्क चेक कर लें, ठीक है ना? उनका नेटवर्क वाला इशू रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ से नेटवर्क क्लियर है तो आपके पास अच्छे से आवाज आ रही है। तो चलिए मैं निवेदन करता हूँ श्याम जी भाई साहब से, जो कि राज्य की विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में 5 बार चयन हुआ है और अभी उम्र है केवल 27 साल, ठीक है? श्याम जी भाई साहब अपना कैमरा ऑन कर लें ताकि बच्चे आपके दर्शन कर सके, सभी साथी हैं।
सभी मेरे भाई आपको साक्षात देख सकें, और आपको अनम्यूट भी मैं कर देता हूं। 1 मिनट, सभी बने रहिए। हाँ, तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि श्याम जी भाई साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ठीक है। राज्य की जिन 5 भर्ती परीक्षाओं की हम बात करते हैं, तो इन्होंने भी वहीं से शुरुआत की थी जहां से हम कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी, ठीक है, वही रीट एग्जाम देना, ठीक है। उससे कहीं ज्यादा अपनी जो 3rd ग्रेड वाली है उसमें भागीदारी है, भाग दौड़ है, ठीक है। तो इसमें जब 3rd ग्रेड की इन्होंने दी, तो इसमें ऑल राजस्थान में 61वीं रैंक श्याम जी भाई साहब की रही। फिर इनके बाद इन्होंने 2nd ग्रेड की दी, ठीक है, जिसमें 58वीं रैंक, 61वीं से 58वीं, और फिर 1st ग्रेड की दी, संस्कृत डिपार्टमेंट से संस्कृत की निकली हुई भर्तियां दी, जिसमें 23वीं रैंक, तीसरी भर्ती में 23वीं, पहली में 61वीं, दूसरी में 58वीं, तीसरी में 23वीं, और चौथी भर्ती सामान्य व्याकरण प्राध्यापक की दी, जिसमें पूरे राजस्थान में दूसरी रैंक है, दूसरी रैंक। आज हम देखते हैं कि एक दिल्ली, दूसरी दिल्ली, फिर उसके बाद अरे भर गया हमारा पेट, हमको तो देना ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में, ठीक है, श्याम जी भाई साहब हमें तो प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल, एक मिसाल के तौर पर देंगे कि हाँ, एक हार्ड मास का शारीरिक रूप से जो हम कहें कि शरीर है, उसके माध्यम से भी इतनी बड़ी सफलताएं हम प्राप्त कर सकते हैं। और सामान्य व्याकरण की भर्ती जो अभी शायद अभी रिजल्ट आया था लेटेस्ट, उसमें श्याम जी भाई साहब ने 5वीं रैंक राजस्थान में प्राप्त की है, ठीक है ना। तो अभी श्याम जी भाई साहब हमें मार्गदर्शन करेंगे। जी श्याम जी भाई साहब। हाँ, ठीक है ना। और अभी श्याम जी भाई साहब प्राध्यापक हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग भीलवाड़ा राजस्थान में, वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। और श्याम जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार और स्वागत करते हैं इस मोटिवेशनल सेमिनार में कि आपने अपना समय दिया और सभी को प्रेरित करने के लिए आप यहाँ पर आए। आपने किस तरह से तैयारी की, आपकी क्या रणनीति रही, तो थोड़ा सा सभी साथियों का मार्गदर्शन करें। श्याम जी भाई साहब। जय श्री राधे, सभी को नमस्कार। और बहुत ही खुशी है कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसका अच्छा फल मिल रहा है। तो आशा करता हूं कि आप भी अच्छा कार्य कर रहे हो, और अच्छा कार्य करने की शुभारंभ में मुझसे बात कर रहे हो, तो मैं बताऊं कि मैंने भी अच्छा कार्य किया और मुझे अच्छा फल मिला। आप भी अच्छा कार्य करने जा रहे हो और निश्चित आपको अच्छा फल मिलेगा। रही बात तैयारी करने की, तो मैं लगभग हर नवयुवक चाहता है कि मेरा नंबर आए, मैं सफल हूँ। सभी आपके साथी रहते हैं, सभी आपके हम उम्र रहते हैं, या हम उम्र नहीं रहते तो आपसे ज्यादा अनुभवशील आदमी रहते हैं। उम्र दराज होगा तो अनुभव भी होगा, ज्यादा परीक्षा दिया हुआ होगा। तो कंपटीशन यही है, कुछ आपकी उम्र के साथ, कुछ आपसे अधिक उम्र वालों के साथ। चयनित दोनों प्रकार के लोग होते हैं, अधिक उम्र वाले भी चयनित होते हैं, और फर्स्ट राउंड में, पहले राउंड में आदमी सेलेक्ट हुए होता है। दोनों तरीके की चीजें आपके पास है। मैं चयनित हुआ, मैं हमेशा सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, 1ली से 8वीं तक सरकारी स्कूलों में, मैंने कोई ट्यूशन नहीं की। फिर उसके बाद में मैं इस्लामाबाद और फिर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में कुछ ऊपर शिक्षकों से चर्चा करके, बाकी स्व अध्ययन करते हुए, खुद पढ़ते हुए मैंने सब कुछ अर्जित किया है। तो मैं भी आपको खुद पढ़ने की सलाह दूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले भी बहुचर्चित रीट वाली भर्ती पे। आवाज आ रही है अंकित जी? जी बिल्कुल। हाँ, किसी बच्चे की कोई समस्या हो तो आप समाधान करते रहें। किसी मेरे मैसेज आ रहा था कि यूट्यूब पे लिंक नहीं आ रहा उनके।
ठीक है ठीक है ठीक है, यूट्यूब लिंक भेज देते हैं। ठीक है, एक टेक्निकल हाँ इश्यू हो गया था तो साथ के साथ दूसरा यूट्यूब चैनल की व्यवस्था हाँ, करके उस पर करनी पड़ी। वो कोई सभी साथी ध्यान दें कि टेलीग्राम में जो साथी जुड़े हुए हैं ग्रुप में, उनको यूट्यूब लिंक वहां पर मिलेगा। बाकी अलग अलग चैनल है वहां पर सभी के पास। व्यक्तिगत रूप से अगर आपको लिंक चाहिए, नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप यहाँ पर आप हमें मैसेज कर दें। ठीक है, यहाँ चैटिंग बॉक्स का एक सुविधा उपलब्ध है, चैट बॉक्स की, वहां और पर आप आप मैसेज एक कर दें। एक थोड़ा सा गौर हो जाए तो आप मेरी फेसबुक आईडी पे ये डाल दीजिएगा, जो बिल्कुल, मैं वहां से आपको लोग या टैग टैग करके अभी करते कर कर देता दीजिए, हूँ। जो जी अभी वहां पे लोग परेशान हैं। तो बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आप यहाँ आए हो। इसका मतलब आप जो अभी ये देख रहे हो, समय निकाल रहे हो, अपने भविष्य के लिए चिंतित हो, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सोच रहे हो। जो सोचेगा उसका ही चयन होगा। सबसे पहली बात कि आप किसी भी भर्ती का पाठ्यक्रम निकालिए। सबसे पहला काम, अगर आपने फॉर्म भरा है और आप पर तैयारी करना चाहते हैं, आपके फोन में होगा होने को, लेकिन आप प्रिंट आउट निकालिए। सबसे पहला काम, प्रिंट आउट निकाल के देखिए कि कितना पोर्शन जीके का है, कितना पोर्शन सब्जेक्ट स्पेशल का है। और अगर आपकी इंग्लिश में हो तो आजकल गूगल की सहायता से उसको हिंदी में भी निकलवाया जा सकता है। गूगल उसका ट्रांसलेट कर देगा आपके इंग्लिश वाले का हिंदी वाले में, जैसे राजस्थान जीके में। और कई ऐसे बिंदु होते हैं जिनकी बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेशन कर देगा, लेकिन इंग्लिश वाला ही मान्य होता है। आप इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना, हिंदी में ट्रांसलेट करते इसमें कोई गलती हो जाए तो आप इंग्लिश वाले को माने पहले। तो सबसे पहले आप सिलेबस निकलवाए, फिर उसके बाद में सही पुस्तकों का चुनाव करें। मैंने मेरे फेसबुक पेज पे भी कुछ पुस्तकों की सूची डाल रखी है जो मैंने पढ़ी है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, तो लेकिन आप हाँ, तो सबसे पहले तो आप पुस्तकें जो आपकी या तो रुचिकर है, आपको जो अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि कंटेंट सही है। हर पुस्तक अपने आप में लजीज है। पुस्तक तो सरस्वती का रूप है। तो सबसे पहले अधिक सार वाली पुस्तक ना लेकर के छोटी सार वाली पुस्तक लेना। आप एक पुस्तक आपके पास पूरी पुस्तकों में ऐसी छोटी होनी चाहिए जो जल्दी खत्म होती हो। उससे क्या होता है, आपको बल मिलता है कि मैंने सिलेबस पढ़ दिया, मेरे समझ में आ गया। और एक होनी चाहिए आपके पास प्रश्नों वाली बुक। तो मैं थोड़ी देर रीट वालों को बता देता हूँ पुस्तकों की, ऐसे ऐसे करके मैं धीरे सबकी बता दूंगा। रीट वाले मनोविज्ञान, मेरी नजर में प्रभात वंदना जादू उनके नोट्स मिलते हो, हैंड रिटन नोट्स, किसी कोचिंग के बुक नहीं, हैंड रिटन नोट्स किसी अच्छी राइटिंग में मिलते हो, तो वो एक अच्छी पुस्तक है जो आपकी रीड गिड्डी बनी रह सकती है मनोविज्ञान में। नए प्रश्न आते हैं किताबों में, जुड़ते जाते हैं। नए की नहीं कहता मैं, नए प्रश्न ज्यादा से ज्यादा 7 आ जाए, 6 आ जाए, जिनमें से आप मन से भी कर सकते हो, वो किताबों में जुड़ते हैं। और जो चले आ रहे हैं वो सारा मैटर आपको वंदना जादन के उसमें मिलता है। फिर उसके बाद में मोमल या प्रेरणा की आप पुस्तक ले लीजिए, ये प्रश्नों की एमसीक्यू आती है, वो ले लीजिएगा। उसमें आपका काम हो जाएगा मनोविज्ञान का। मोमल प्रेरणा मनोविज्ञान की एमसीक्यू, और वंदना जादन मैम के हैंड रिटन नोट्स। जयपुर में पढ़ाती है मैम, ऐसा नहीं है मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने अपनी मेहनत कर रखी है, कोई व्यक्ति उस रास्ते पे चल चुका है, तो क्यों ना हम भी उस पर चले। और मनोविज्ञान के बाद में आती है जीके की बारी। तो जीके में दो पोर्शन है, इंडिया वर्ल्ड का अलग है, राजस्थान का अलग। तो राजस्थान के मेरी नजर में दो पुस्तकें हैं जो अभी राजस्थान में बहुत जल्दी समय में पूरी भी हो जाएगी, और उनमें लगभग लगभग पर्याप्त मैटर रहता है, जिसे दक्ष की राजस्थान सामान्य ज्ञान और मान सिखवाल की मानचित्रावली। ये दोनों पुस्तकें अपने आप में पूरी है। एक एक दो दो प्रश्न के लिए कहाँ भटकते रहते हो, इनसे कोई सिलेक्शन होता नहीं है, रुक और जाता है, हम उसमें समय लगा देते हैं। मानचित्रावली लगभग लगभग जैसे मेरी स्पीड रहती है भी मानचित्रावली की, कि मैं उसे 3 दिन में पूरी कर देता हूँ, और दक्ष को भी 3 दिन में पूरी कर देता हूँ। हो सकता है नया नया था, मुझे ज्यादा समय लगता था, आपको हो सकता है 7 दिन लग जाए, लेकिन 7 7 दिन में आपका राजस्थान दक्ष से हो सकता है, राजस्थान आपका सिकवाल से हो सकता है। और फिर जैसे ही आपका टॉपिक पूरा हो, जैसे भौतिक प्रदेश पूरा हो गया, तो आप उसके प्रश्न करें। किसी भी मनोविज्ञान में भी ऐसे ही करना है, एमसीक्यू लेकर आनी है प्रेरणा या मोमल की, टॉपिक पढ़ते जाओ। उसी दिन, चाहे आपको 1.5 दिन लगे, 2 दिन लगे,
आप उसके प्रश्न करो उस टॉपिक के। टॉपिक करते ही मृत प्राय होने लग जाता है, वो उस अस्थायी होने लग जाता है। अगर आपने प्रश्न किए तो प्रश्न में क्या है, आकोड़े वाले सिस्टम रहता है, आपकी बुद्धि को फंसा लेता है, वो इधर उधर भटक नहीं देगा। आप उसमें दिमाग लगाओगे तो ही आपके उत्तर आएगा। तो आपने मान लीजिए मनोविज्ञान के 5,000 प्रश्न किए, तो 5,000 प्रश्नों का मतलब होगा कि आपने 5,000 पंक्तियां याद कर दी। और आप अगर 5,000 पंक्तियां याद करने बैठोगे तो आपकी नहीं होगी। तो थ्योरी एक बार पढ़नी है, चाहे वो 2 किताबों से, एक किताब से बढ़िया एक साथ एक टॉपिक को एक ही दिन पढ़ो। एक को जैसे मोरेगाल पढ़ा एक ही दिन पढ़ा, व्यक्तित्व पढ़ा एक ही दिन पढ़ा, अभिप्रेरणा पढ़ी एक ही दिन पढ़ी, छांट लो, उनका डिवाइजेशन कर लो, उस दिन उसके प्रश्न कर लो। चाहे प्रश्न करते करते आपको रात हो जाए, चाहे दूसरा दिन हो जाए, आप आगे वाला बिंदु जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक आपके प्रश्न नहीं हो जाते। प्रश्न सारे क्रम संख्या से लिखे रहते हैं, तो एक पेंसिल लेना है आपको और प्रश्न संख्या की गोला कर देना है कि ये प्रश्न मुझे नहीं आया। तो दूसरी बार जब आप उस प्रश्न को पढ़ोगे तो उनमें से केवल गोले किए हुए प्रश्न ही पढ़ना। हमारी क्या आदत होती है, हम जानते हैं विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय होता है, स्वर्ण दीर्घ संधि होती है, दीर्घ आ और आ मिलकर के आ बनता है, लेकिन हम उसे पढ़ते हैं। तो पहली दफा तो हमने पढ़ लिया तो मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, आ प्लस आ। लेकिन जब हमें आता है तो अब हमें वो एरिया चिन्हित करने होते हैं जो हमें नहीं आते। और हम क्या करते हैं, किताब ली, लक्ष्य ली, शुरू से पढ़े एंड तक पढ़ दिए, 2 महीने हो गए, फिर दोबारा हाथ जोड़े भगवान के, फिर दोबारा चालू कर दी। तो फिर ऐसे तो फिर धूल में लट देते रहो। तो प्रश्न जरूर करें। फिर उसके बाद में संस्कृत के लिए, आपकी संस्कृत जिसकी कमजोर है, अन्य विषयों के छात्र हैं, एक 40 रुपए 45 रुपए की पुस्तक आती है छोटी सी। आप मेरे फेसबुक पेज पे पुस्तकों की सूची दी हुई, उसमें देख सकते हो। मैं आपको बता दूं, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने एक संस्था बनाई है, शिक्षा संस्था, विद्या भारती, रविंद्रनाथ टैगोर की, भारतीय बंगाल में शायद विद्या भारती नाम है उसका, और का और कोई नाम है। तो वहाँ एक प्रोफेसर है देवेंद्र नाथ कपिल द्विवेदी जी, उन्होंने वो पुस्तक लिखी है। तो उसमें क्या है, एक्सरसाइज है और आपको एक एक चैप्टर से संस्कृत सिखाएंगे। आप लगभग 15 चैप्टर कर लीजिए, उसके 15 प्रैक्टिस कर लीजिए, 15 अभ्यास कर लीजिए, आपके 15 सवालों में दारमदारी हो जाएगी रेट में। एक साफल्यम आती है, अच्छी, बहुत अच्छी पुस्तक है, लोकेश जी ने बहुत अच्छी मेहनत करके लिखी है छात्रों के लिए। एक सरस्वती तो उपदेशिका आती है, इन्होंने भी बहुत ही अच्छी लिखी है। ये मेरे नजदीकी गांव के नजदीकी रहने वाले हैं, मुझसे दोनों सीनियर है, हम तीनों एक ही विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, केंद्रीय संस्कृत विद्यालय में। लोकेश जी, राम कुमार जी और मैं सबसे जूनियर था। मैं आया जब तक ये लोग पढ़ चुके थे, लेकिन उन्होंने अच्छी मेहनत की है, उन पुस्तकों से बहुत फायदा होगा अगर आप पढ़ोगे। तो 2 पुस्तक उनकी, एक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी प्रैक्टिस है। हिंदी ऐसी है कि हिंदी तो मार्केट में जो उपलब्ध हो रहा है, आपको नई पुस्तक लाओ, रिवीजन खत्म करो, दूसरी ले आओ। इससे क्या होगा, अगर दूसरी पुस्तक से रिवीजन होगा और आपका नई पुस्तक में चटरस भी बना रहेगा। तो ये हो गया हिंदी का। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है भैया, आ हाँ रही है, तो बिल्कुल। तो अभी रीट वालों का चल रहा है, तो कोई अन्य विषय की जो तैयारी करने वाले हैं वो परेशान नहीं, सब्र करें थोड़ा सा, फिर उनका प्रश्न डाल देना। मैं इस भर्ती का हूँ या इसमें इस तरह का जीके जुड़ा हुआ है, तो जो मेरा ज्ञान होगा, जिसकी मुझे जानकारी होगी, मैं जानकारी दूंगा और बिल्कुल कम शब्दों में दूंगा। तो ये होगी मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत और जीके। जीके के लिए जीके का अथाह भंडार है राजस्थान और इंडिया बोर्ड का। आप केवल एक बार पाठ्यक्रम को देखोगे ना, तो यही सोचना बस मुझे इस पाठ्यक्रम के बारे में जानना है, स्थल मंडल, तो यानी स्थल मंडल ही जानना है कि स्थल मंडल क्या होता है। आप उसके अंदर पत्थर पत्थर रत्न रत्न खोजने लग जाओ, ये आपके लिए नुकसान की बात होगी। सिलेबस में जो पंक्ति लिख दी आपको वही पढ़ना है। विद्वान बनना है तो आप बुढ़ापे में बन लेना, बिल्कुल अभी आपको जो कहा गया है वो पढ़ना है आपको। हो सकता है आपको कोई कहता हो कि मैं बाबर के नाना को जानता हूँ, आपको नहीं जानना, आपको बाबर को जानना है। आपके सिलेबस में बाबर है, और बाबर में भी ये है कि क्या बनाया उसने, तो बनाने पे ध्यान है उसका, उसके परिवार पे ध्यान नहीं देना आपको। सिलेबस जैसा जिस भाषा में कह रहा है उसी भाषा में अपने को पढ़ाई जारी करनी रहती है। तो इंडिया और वर्ल्ड के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, देखो 2 पुस्तकें बहुत बढ़िया है। एक अरिहंत सामान्य ज्ञान, ये मनोहर पांडे जी ने संकलित की है, और शायद ये लखनऊ से प्रकाशित होती है। और वो जो कपिल द्विवेदी वाली पुस्तक बताई थी मैंने, वो वहां से
बंगाल से प्रकाशित होती है, 40-45 रुपए उसकी रेट है। तो ये अरिहंत सामान्य ज्ञान मनोहर पांडे, आप लिख लीजिए, अरिहंत सामान्य ज्ञान मनोहर पांडे। इसके दो सेट आते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा इस तरह का है, बहुत छोटा आता है। और मैं आपको इस पुस्तक की खासियत बताऊंगा कि आप इस पुस्तक में, एक मिनट, ये कहाँ से होगा, ये पुस्तक है, ऐसे पुस्तकें दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन आप ये आपके हिसाब से पुस्तक पढ़ सकते, लेकिन इस पुस्तक में एक भारतीय इतिहास है, भूगोल है और भारतीय राज्य व्यवस्था है। मैं नहीं कहता इसमें सब कुछ है, लेकिन इसमें इतना है कि आप रिवीजन कर सकते हो और बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो। बहुत कम पेज है इसमें, जिसमें वैसे भी 3-4 विषय हैं, सारे विषय हैं। तो आप ये इसको रिवीजन बुक मान करके चलिएगा। मेरी नज़र में सबसे अच्छी रिवीजन बुक थी, इसलिए इसको स्पेशल बता दिया आपको। और इसका बड़ा भाग आता है सेम इन्हीं अक्षरों में, बात अधिक बढ़ाते हुए। ये मूल रहेगा, ये मूल पंक्तियां रहेगी, उसमें जो एक्स्ट्रा वो जोड़ा जाएगा, वो इसके बड़ा भाग आता है 135 रुपए। एक लूसेंट कहेगी, नहीं पुरानी वाली नहीं, नया वाला वर्जन आया लूसेंट का, बहुत ही अच्छा आया है। जो पहले वाली गलतियां थी उनको सुधार दिया है। जो मूल मूल जो परीक्षा में आने वाले सवाल है वो इन दोनों पुस्तकों में मिल जाएंगे। आप चाहे मतलब और कोई भी चीज नहीं पढ़ोगे तो भी आपका ये काम हो जाएगा। इनके साथ में एक बात से एक रुक्मणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन है, वो एक किताब निकालता है रुक्मणी, सॉरी इलाहाबाद नहीं, पटना से प्रकाशित होती है, जयपुर में मिल जाएगी। रुक्मणी नाम की किताबें हैं। और प्रश्नों की किताबें इतिहास की अलग आएगी, अर्थव्यवस्था की अलग आएगी, भूगोल की अलग आएगी। तो इनको आप पढ़िए। तो और भी अन्य पुस्तकें मेरी उसमें लिखी हुई है, आपको ये सर फोटो भेज देंगे। तो उन पुस्तकों को लेकर के आप एक बार कोर्स कंप्लीट करें, केवल एक बार, बढ़िया ढंग से। इसमें चाहे आपको श्याम, 1.5 महीना लगता हो। हाँ पारिक सर, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अभी दिन भर में हमने ये भी कहा था कि आपके कोई सवाल हो तो छात्र हमें भेज सकते हैं। तो जी कुछ छात्रों के ये था कि बिल्कुल सर अब बिल्कुल। केवल 3 महीने ही बचे हैं, 3 महीनों में भी कुछ दिन कम हो गए हैं और अभी शायद भटकाने वाली सूचनाएं भी लगातार मिलती रहती है। तो इस माहौल में तैयारी का किस तरह से बनाएं कि हम जैसे भी थोड़ा सा 5-7 दिन रूटीन बनता है फिर टूट जाता है, तो उसकी किस तरह से क्या करना चाहिए कि एक रेगुलरिटी बनी रहे? सबसे पहले तो बिल्कुल लगभग लगभग एक बार तो छात्रों ने अपना रिवीजन कर ही लिया होगा, या किसी का चल रहा होगा, खत्म होने वाला होगा, इस दौर में होंगे सभी। तो सबसे पहले तो आप एक बार सिलेबस पूरा होने के बाद एक मॉडल टेस्ट पेपर लाइए, कोई अच्छा सा, जो अच्छा मॉडल पेपर हो, जिसमें 150 प्रश्न हो, जो उनके आने के, जो भी जिस विषय के हो, तैयारी कर रहे हो, चाहे एसआई की कर रहे हो, चाहे किसी भी की कर रहे हो, एक बार करके एक मॉडल टेस्ट पेपर लाए, उसको देने के बाद में देखे कितने नंबर आए, तो उसको पेज पे लिख ले, मेरे इतने परसेंटेज बनी है। फिर उन गलतियों को लिख लें जो सवाल गलत हुए हैं, उन बिंदुओं को लिख लें जो छोटे हैं, और फिर उसकी तैयारी करें 7 दिन। फिर दूसरा टेस्ट दे, फिर गलतियों को सुधारे। जैसे चद्दर में जो जो किले ढीली हो गई उनको ठोकते रहो। हेलो, इसका ऑडियो चालू है? हाँ मैं बंद कर रहा हूँ, कर दिया मैंने, बंद कर दिया जी। अच्छा, तो यही है, टेस्ट दें, गलतियां समझे और उनका सुधार करें। पूरे सिलेबस के पीछे एक साथ मिलेंगे। जैसे जैसे गलतियां सुधारती जाओगी आपका सिलेबस बदलेगा। और सवाल, कोई प्रश्न? हाँ बिल्कुल। तो बताओ। एक मिनट सर, थोड़ा सा टेक्निकल। हाँ ठीक है सर, सभी बस सबका यही थे, 4-5 छात्रों के आए थे कि बस ये इस भाग दौड़ हो रही है, नकारात्मक माहौल है, कहीं आ जा नहीं सकते हैं और राइट इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही। तो इसमें जो आपने बताया कि हाँ एक बार तो लगभग जो तैयारी करने वाले हैं सच में उनका लगभग एक बार रिवीजन हो गया होगा। और अगर कोई रह रहा है
तो वो वही रह रहा होगा कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, चारों तरफ ये माहौल चल रहा है, इतना अच्छा गोल्डन चांस बार बार मिल रहा है कि नहीं एग्जाम, देखो, चलो भाई ऐसे एक व्यक्तियों मान को ले कि हम थोड़ी देर की आ रही है, डेट खिसक भी रही है, लेकिन ये हम मान सकते हैं कि हमें समय मिल रहा है, तो उस प्रिपरेशन को और अच्छे से हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जीवन में एक बार नौकरी लगना है, खिसक खिसक के ही लग गई परीक्षा, तैयारी अधिक हो गई तो वो फायदा है उसका, छोड़ करके भी क्या कर लोगे। तालाब में तैरने जाते हैं, आधा तैर लेते हैं, फिर देखते हैं यार पहुंचेंगे नहीं, वापस चलते हैं, तो वापस चलने उससे बजाय अगर वो आधा और चले जाए तो तालाब पार हो जाता जी जी। है। और ऐसी नकारात्मक खबरें आती रहेगी, हर भर्ती में आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये अटक जाएगी, ये हो जाएगा वगैरह, ऐसी खबरें सब जगह चलती है, हर हर भर्ती में चलती है, अटकती है, वो चटकती है, लेकिन आखिर में नौकरी तो जरूर मिलती है। देखो, तैयारी करते रहो, आप तैयारी करोगे, ये मान लो कि आपके परिवार कई सदस्यों के लिए प्रेरणा, कई सदस्यों के लिए आजीविका और आपके लिए संतुष्टि होगी। जी। बाकी पढ़ते रहें, मेरा तो ये कहना है मोबाइल से थोड़ा सा कम ही लगाव रखें, बहुत कम से प्रयोग तो करें, जैसे मान लो कोई शिक्षण वीडियो यूट्यूब से समझना है, नई नई चीजें, उपागम वगैरह, तो वो मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें, सदुपयोग करें, सही पाठ्य पुस्तक का चुनाव करें, स्मार्ट स्टडी करें, कुछ लिख कर, नोट्स बनाकर, नक्शों के द्वारा, और लगभग 365 दिन, जो आपको जो जो दिन मिल रहा है हर दिन पढ़ना है आपको, आपके लिए कोई दिवाली नहीं, कोई होली नहीं है, आपके लिए कोई सर्दी गर्मी कोई नहीं है। आकलन करते रहे, टेस्ट देते रहे, अपना सुधार करते रहे, टेस्ट देने का काम नहीं, टेस्ट लाइव दे दी, जो गलतियां हैं उनका सुधार करना है आपको, एक ही लक्ष्य का चयन रखना है, अलग अलग भर्तियां आती रहे, एक भर्ती की तैयारी कर लो, परीक्षा सभी की दे लो, और घर से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, रूम ले कर रहे हैं थोड़ी सी, कि आपको अकेले रहोगे तो आपके विचार चिंतन की क्षमता बढ़ेगी, नकारात्मक लोगों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें, और समय का बिल्कुल सदुपयोग करें, चाहे रिकॉर्ड कर लें, कोई चीज रटने की है तो पाठ करते रहें, कुछ भी करें, आप पढ़ते रहें। धन्यवाद श्याम भैया। अभी हमारे साथ अगले, आपने देखा होगा, पोस्टर देखा है सभी ने, मैंने आपको बताया कि आपको नकारात्मक चीजों से तो दूर रहना ही है, साथ में कुछ अच्छी पुस्तकों के बारे में बताया, वो सारी जानकारी आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हनुमानगढ़ से मार्गदर्शिका, एक पुस्तिका निकलती है संस्कृत की, और सुनील जी शर्मा वरिष्ठ अध्यापक हैं और लगभग 15 सालों से कोचिंग के साथ हम कहें कि सरकारी विद्यालयों के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी अध्यापन का अनुभव सुनील जी भाई साहब का यहाँ पर रहा है। तो सुनील जी भाई साहब हमें मार्गदर्शित करें कि अब आगे क्या करना चाहिए और किस तरह से आपने अभी तक बच्चों के साथ उनके अनुभव भी जाने होंगे 15 साल से, कि तैयारी करने वाले कुछ नंबर से रह जाते हैं, या थोड़े से नंबर और कम रह जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका लगता नहीं है कि इसकी ये सिलेक्शन लेने वाला है, फिर भी वो सिलेक्शन ले लेता है। तो इन सारी चीजों का किस तरह से एक पूरा दायरा रहता है। नमस्कार अंकित जी, नमस्कार अंकित जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्री श्याम जी पारिक संस्कृत प्राध्यापक महोदय को मेरा नमस्कार। सत्येंद्र चतुर्वेदी सर को अभिनंदन। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं सुनील शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक, नोहर तहसील, हनुमानगढ़ जिले से आपके बीच आया हूँ सभी साथियों से संवाद के लिए। आदरणीय आचार्य श्री अंकित कुमार जी ने परिचय करवाया, आपका साधुवाद, धन्यवाद, आभार। मैं सीधा मुद्दे पर आऊँगा। रीट अभ्यर्थियों से, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों से हमारी ये आज का ये संवाद, और इसके लिए विशेष
मैं शुभाशीष देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा सत्येंद्र चतुर्वेदी सर को। युवा साथियों, मैं सुनील शर्मा नोहर में गुरुदक्षिणा संस्कृत क्लासेस के नाम से रीट की पिछले 15-16 सालों से तैयारी करवा रहा हूँ। 2011 से 17 सालों से मैं राजकीय सेवा में शिक्षक के पद पर हूँ और आर्टेड 2011 से हमेशा नोहर में अपनी रीट संस्कृत की बच्चों को मार्गदर्शन का काम मेरे द्वारा किया जाता है। मैं सभी युवा साथियों को कहना चाहूंगा कि समय बहुत कम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीमित अवधि है, तारीख निर्धारित हो चुकी है और रणभेरी बज चुकी है। अब समय का बेहद अभाव है, अपनी तैयारी सुनियोजित रखिएगा। ऊपर वाला भी इतना बेदर्द नहीं, ऊपर वाला भी इतना बेदर्द नहीं कि मेहनत किसी की मिट्टी में मिला दे, मगर न होता है इतना मेहरबान किसी पर कि बैठे ही घर में सफलता दिला दे। साथियों, तैयारी मनोयोग से करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और ऊपर वाला निसंदेह आपको सफलता देगा, क्योंकि मां शारदा के आप ज्ञान पिपासु वर्ध पुत्र हैं और मां शारदा का हृदय इतना कठोर नहीं है कि वो आपको सफलता से वंचित रखे। यदि तन्मयता के साथ, मनोयोग के साथ आप जुटते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति आसान है, कोई दुरूह कार्य नहीं है। हालांकि मैं एक बात अपनी क्लासेस में बच्चों के सामने ये जरूर कहता हूं कि अब आंकड़े आएंगे कि रीट में 16 लाख 17 लाख बच्चे बैठेंगे, चुनिंदा कुछ हजार सीटें होंगी। आपके मन में एक भय सताएगा कि कहीं हम बाहर नहीं हो जाएंगे, इतना टफ कंपटीशन है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो मेहनत करके चलेगा और तन्मयता के साथ चलेगा, रीट की तैयारी करने से काम नहीं चलेगा। अब रीट को जीना पड़ेगा, आपके रोम रोम में रीट होनी चाहिए। आपको लक्ष्य की प्राप्ति तक पूरा खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, हर क्रिया में आपको यह ध्यान रखना है कि मैं रीट का अभ्यर्थी हूं। मैं इतर विषय के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं संस्कृत द्वितीय भाषा के बारे में बात करूंगा। जिन साथियों ने रीट में संस्कृत भाषा का चुनाव किया है, सबसे पहले तो मैं उनको साधुवाद दूंगा और आगामी रीट परीक्षा में चयन की अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से सभी युवा साथियों को। और इस सेमिनार का उद्देश्य भी अपना यही है कि साथी जो हैं वो एक आत्मविश्वास से लबरेज रहें, एक कॉन्फिडेंस लेवल से युक्त रहें, क्योंकि आत्मबल के सहारे ही हर रण को जीता जाता है। मैं अपने क्लासेस में बच्चों को कहता हूं कि युद्ध जो जीता जाता है, लड़ाई जो जीती जाती है, वो हथियारों के बल पर नहीं लड़ी जाती, हौसलों के बल पर जीती जाती है। हमने देखा है कि एक सामने वाला व्यक्ति हथियार लेकर के आता है, बंदूक लेकर के आता है और उसके अपोजिट साइड वाला निहत्था आता है, लेकिन वो निहत्था आदमी उस बंदूक वाले से बंदूक छीन करके उसी की पिटाई करके उसको भगा देता है। अब बात कहां थी, विजेता कौन रहा? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस था। हथियारों से युद्ध नहीं जीते जाते, लड़ाई नहीं जीती जाती। इसलिए अपने आत्मबल को, अपने मनोबल को मजबूत रखिएगा और हर पल ये ख्याल रखिएगा। और मैं तो अपने बच्चों को कहता हूं कि आप रीट अभ्यर्थी हैं, आप अपने मन में यही धारणा बनाए रखें कि ऊपर वाले ने मेरे को धरती पर अवतरित ही शिक्षक बनने के लिए किया है, हमारा जन्म ही इसी उद्देश्य के लिए हुआ है, बात खत्म। और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक जाएंगे। युद्ध हुआ करते थे, एक जमाना था, हम पढ़ते हैं इतिहास में कि पानीपत का युद्ध हुआ, त्राइन का हुआ, हल्दी घाटी का हुआ। साथियों, युद्ध आज भी होते हैं, हर रविवार को होते हैं और वो आरपीएससी के प्रांगण में होते हैं। और उन युद्ध में कौन निकलता है? जो बुद्धि बल के सारे। कंपटीशन के इस दौर में मेरी एक स्वरचित कविता है, उसकी चंद लाइनें मैं पेश करूंगा। इस कंपटीशन के इस दौर में मिलना लक्ष्य आसान नहीं, कंपटीशन के इस दौर में मिलना लक्ष्य आसान नहीं, बुद्धि बल के वीर टकरते होता है घमसान यही। यहाँ युद्ध होते हैं या घमासान होता है, और जो व्यक्ति अपने बुद्धि बल और कॉन्फिडेंस दोनों चीज चाहिएंगी, दोनों चीजों के सहारे यदि वो पेपर में जाता है तो निसंदेह सफलता मिलेगी, हर हालात में मिलेगी। आप अपने कॉन्फिडेंस को जिंदा रखिएगा। और मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, मानव इतिहास में मेरे को यदि कोई प्रेरणादायी घटना लगती है आज तक, बचपन से लेकर के, तो वो घटना है
आपने सुना होगा कपिलवस्तु नाम की एक नगरी थी, उसमें सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति था जो रात को सोते हुए अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके जंगल की तरफ चला गया। 12-13 साल का उस व्यक्ति ने ज्ञानार्जन किया। 12-13 साल के ज्ञानार्जन से सिद्धार्थ नाम का वो व्यक्ति जब वापस समाज में लौटा तो वो तथागत बुद्ध होकर के लौटा। यानी 12-13 साल के ज्ञानार्जन से एक सामान्य व्यक्ति तथागत बुद्ध हो गया। तथागत बुद्ध का मतलब होता है भगवान, ईश्वर। 12-13 साल के ज्ञानार्जन से एक सामान्य व्यक्ति भगवान की श्रेणी में आ गया। तो साथियों, आपने 15-16 साल का ज्ञानार्जन कर रखा है। आपने 15-16 साल का ज्ञानार्जन कर, आप अध्यापक ही नहीं बन पाओगे, शिक्षक ही नहीं बन पाओगे। सिंपल एंड स्वीट थ्योरी है। कॉन्फिडेंस को आप रखिएगा। और ये रीट हमारे लिए आई है। ईश्वर मौके देता है, ईश्वर साक्षात नहीं आता। ईश्वर स्वयं कभी भी धरती पर किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं आए हैं। वो सिर्फ संसाधन देते हैं, अवसर देते हैं। और ये जो रीट है वो ईश्वर ने आपके लिए भेजी है। कॉन्फिडेंस के साथ लड़ना है, मनोयोग के साथ लड़ना है। और मैं तो अपने क्लासेस में बच्चों को कहता हूँ, क्या कहता हूँ, थोड़ा सा माफी चाहूंगा जो चयनित विद्यार्थी हैं उनको यदि बुरा लगे तो। मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ कि आपको जब जब मन में शंका होने लगे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है 16 लाख से अधिक छात्र अभ्यर्थी बैठेंगे, पेपर पता नहीं कैसा होएगा। हम हो सकता है कुछ साथी पिछली रीट में चयन न हो पाए हों तो उनको ये लगेगा कि पिछली बार भी नहीं हुआ, अब की बार होगा कि नहीं हुआ। जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो पहली बार रीट फाइट करने जा रहे हैं, उन बच्चों को ये लगेगा कि क्या पता कैसा एग्जाम होगा। तो साथियों, मैं अपने विद्यार्थियों को एक बात नियमित रूप से क्लास में कहता हूं, और वो ये कहता हूं कि आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो रीट का पेपर क्लोज आएगा, नजदीक आएगा, त्यों आपके दिमाग में दिन में 2-4 बार ये बात उठेगी कि 16-17 लाख अभ्यर्थी हैं, इतना टफ कंपटीशन है, हाय यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा चयन होगा कि नहीं होगा, पेपर की तैयारी मेरी अच्छी है या बुरी है, मेरे तो कुछ याद ही नहीं रह रहा, अमुक सब्जेक्ट का मेरी तैयारी पूरी नहीं है, उसने इतनी किताबें पढ़ ली, मेरी ये किताब पढ़ी नहीं है, मार्केट में आज ऐसे पर्सन आएंगे और जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा डगमगाएंगे, आपका आत्मविश्वास डोलेगा, आपके माथे पर चिंता की लकीरें आएंगी, जो स्वाभाविक है। लेकिन साथियों, जब मेरा कहना यही है कि जब आपके माथे पर चिंता की लकीरें आने लगे, जब आपके मन में रीट में चयन होने न होने का डर आने लगे, जब आपको रीट में उमड़ती भीड़ का भय आने लगे, और जब आपका आत्मबल डोलने लगे, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन आने लगे, उसी समय मेरा ये मंत्र है, मैं बच्चों को ये कहता हूं, उसी समय आप आंख बंद करें 2 मिनट के लिए और लंबी लंबी 3 सांसें लें। योगाचार्य श्री आचार्य अंकित जी भाई साहब बैठे हैं, लंबी लंबी 3 सांसें लें आंख बंद करके, और उसी समय आंख बंद करके आप पिछली रीट में, गत रीट में जो आपके परिवार के, जो आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदारी में, जो आपके समाज और मोहल्ले में जिन लोगों का चयन हुआ है, आप उनके चेहरे याद करें, क्योंकि वो परिचित है आपके, उन परिचितों के। तो आपकी आत्मा चित्कार करके बोलेगी, आपकी आत्मा एक आवाज देगी कि ऐसे व्यक्तियों का जब चयन हो गया रीट में तो हमारा भी तो होगा। क्योंकि जिनका गत रीट में आपके जो परिचित है, उनका जिनका रीट में चयन हुआ है, उनसे बौद्धिक और शारीरिक दोनों रूप में आप कहीं कम नहीं है। आप अपने आप को कमतर क्यों आंकते हैं? जिनका गत रीट में चयन हुआ, जो आपके मोहल्ले के हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनकी एजुकेशन लाइन को देखिएगा, वो कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से नहीं आए हैं, वो कोई कैलिफोर्निया पढ़ करके नहीं आए हैं, इन्हीं कॉलेज और स्कूलों में वो पढ़े हैं जिनमें आप पढ़े हैं। यही उतना ही ज्ञान उनको है जितना आपको है। फिर जब उनका चयन हो गया तो आपका क्यों नहीं होगा? सिंपल एंड स्पार्ट थ्योरी है। इसलिए साथियों, कॉन्फिडेंस आप रखिएगा, जुटे रहिएगा, एग्जाम बहुत नजदीक है और अब आराम हराम है। जवाहरलाल जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, देश के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, और उनका नारा आराम हराम है। तो ये अपने मंत्र अपने जीवन में डालिएगा। उठते सोते जागते आप सिर्फ और सिर्फ रीट अभ्यर्थी हैं, इस चीज को जिएगा। और खासकर मैं उन विवाहित महिला जो हैं, रीट अभ्यर्थी जो बहनें हैं, उन बहनों को एक सलाह दूंगा कि रीट के
पेपर तक आप अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों का परित्याग कर दें। कोई बात नहीं, एक चंद दिन है, जब रीट का पेपर हो जाएगा उसके बाद उनको डबल तरीके से, दोगुनी ऊर्जा के साथ उनको निभाने की चेष्टा कीजिएगा, सब सेट हो जाएगा। लेकिन अब एक बार रीट पर मनोयोग के साथ तैयारी कीजिएगा। साथियों, मैं पिछले आरपीसी 2004 सेलेक्ट हूं। आरपीसी 2004 में राज्य की सेवा में प्रवेश हुआ और रीट आर्टेड 2011 से मैं रीट संस्कृत भाषा की कोचिंग देता आ रहा हूं। और आप सब साथियों के सहयोग से हमारी 2 किताबें हैं। एक ये गुरुदक्षिणा संस्कृत मार्गदर्शिका के नाम से रीट संस्कृत का पूरा पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है। एक ये हमने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, 1200 प्लस क्वेश्चन है इसमें, गुरुदक्षिणा प्रश्नोत्तरी के नाम से। ये हमारी 2 किताबें। और इस प्रकार की किताबें, क्योंकि अब आपको रिहर्सल चाहिए, अभ्यास चाहिए, तो इस प्रकार की किताबें मार्केट में हर विषय की आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप एक बार अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए, जैसा कि आदरणीय गुरुदेव श्री श्याम जी पारिक सर ने बताया कि अच्छे मॉडल पेपर लेकर के आप उसका अभ्यास कीजिए, रिहर्सल कीजिए, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। तो और एक साथियों, विषय के योग्य गुरुजनों से परामर्श जरूर कर लें। और जो ऐसे साथी, ऐसे गुरुजन जो कंपटीशन लाइन में जुड़े हुए हैं या कंपटीशन लाइन के बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, उन गुरुजनों से ज्यादा नहीं तो आप 15 मिनट वार्तालाप करें, संवाद करें, उनके पास जाएं। आपको निसंदेह कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ न कुछ नई बातें मिलेंगी। मैं, हालांकि बातें बहुत हैं, कहीं ये ना हो जाएगी कि समय ज्यादा कवर अप कर रहे हैं सर, और भी शायद वक्ता हैं। साथियों, मैं सिर्फ संस्कृत भाषा पर बात करूंगा थोड़ी। ऐसा नहीं है गुरुजी। मैं एक बार मैंने इसीलिए सभी का परिचय एक एक करके करवाया है, ताकि जैसे जैसे आएंगे सब अपना, उनका सबका एक साथ परिचय हो जाएगा। एक साथ अगर मैं करता तो आधा घंटा वहीं ले जाता, तो इसीलिए करवाया कि अधिक से अधिक मार्गदर्शन आप दे सकें। और कुछ साथी हैं जिनके कुछ सवाल हैं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है हाँ ना, जी। तो वो अपने इनबॉक्स में डाल दें, ठीक है, सर तक वो सवाल पहुंच जाएंगे जी। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य श्री अंकित कुमार जी। मैं बात करूं संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा द्वितीय, आपने जो 2 लैंग्वेज लेनी होती है रीट संस्कृत में, रीट में आपने प्रथम भाषा हिंदी या अंग्रेजी का चुनाव किया हो, द्वितीय भाषा के रूप में आपने संस्कृत भाषा का चुनाव किया है, तो विषय का, संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते कहिए, संस्कृत का शिक्षक होने के नाते कहिएगा, मैं थोड़ा सा संवाद जरूर करूंगा इस विषय को टच करके। साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो 6ठी से लेकर के 10वीं तक की किताबें हैं, उन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर बेस्ट, क्योंकि हमारा रीट का जो पाठ्यक्रम है संस्कृत भाषा का, वो सीटेट से भिन्न है। सीटेट की परीक्षा में विषयाधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, सीटेट की परीक्षा में विषयाधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और रीट में व्याकरण आधारित प्रश्न पूछे जाने हैं। लेकिन पाठ्यक्रम की किताबें यदि आप लेकर के आते हो तो उनमें आपको उतनी सहायता नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि पेपर आना है व्याकरण आधारित। अब एक गद्यांश आएगा, एक पैराग्राफ कहिएगा, पैराग्राफ आएगा, उसमें से 7-8 प्रश्न आएंगे, लेकिन प्रश्न विषय आधारित न होकर के व्याकरण आधारित आएंगे। यानी इस शब्द में संधि कौन सी है, इस शब्द में समास कौन सा है, इस शब्द में प्रत्यय कौन सा है, इस शब्द में लिंग कौन सा है, विभक्ति कौन सी है, लकार कौन सा है, इस प्रकार के व्याकरणात्मक प्रश्न उससे पूछे जाने हैं। उसके अलावा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक पद्य से यानी श्लोक से 6-7 प्रश्न पूछे जाने हैं, बाकी शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न पूछे जाने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप व्याकरणात्मक जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका स्तर जो है, लेवल जो है, वो 10वीं तक का ही रखें। और इसके लिए गत पाठ्यक्रम में अब की बार तो उस किताब को हटा दिया गया है, शपंदना नाम की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसके पेज नंबर 93 से लेकर के 143 तक संस्कृत व्याकरण दिया गया है, शुद्ध व्याकरण। और इतना सटीक सुंदर वर्णन है, या मैं यूं कहूं, मैं तो अपने बच्चों को कहता हूं
गुरुजी आवाज आपकी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो पढ़िए, उन व्याकरण व्याकरण के उन्हीं टॉपिकों को पढ़िएगा। आपको एहसास होगा कि रीट का पूरा पाठ्यक्रम उन पृष्ठों में दर्ज है। और मैं तो कहता हूं, मैं तो हर बार रीट से पहले चाहे आर्टेट हो, मैं तो ये दावा करता हूं कि यहां से आपको व्याकरण के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक दो को छोड़ करके। यानी 15 में से 13% वहां से इनपुट होने हैं। साथियों, बड़ा शानदार स्टिक मैटर है, वहां से आप उस सपंदना के उन पेजों को जरूर पढ़िएगा, 10वीं के पाठ्य पुस्तक में है। मैं बात करूं शिक्षण विधियों की, तो साथियों शिक्षण विधियों के 15% आने हैं। उनमें भाषा शिक्षक होने के नाते अदर विषय की मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अन्य विषयों का मेरे को ज्ञान नहीं है, और जिन विषयों का ज्ञान नहीं हो वहां आपको बोलने का अधिकार भी नहीं होता। तो मैं माफी चाहूंगा, मैं सिर्फ संस्कृत भाषा पर वार्ता करूंगा। संस्कृत भाषा में शिक्षण विधियों में आप भाषा के जो 4 कौशल हैं, LSRW जिनको आंग्ल भाषा में कहा जाता है, संस्कृत भाषा में मैं कहूं तो श्रवण कौशलम, भाषण कौशलम, पठन कौशलम और लेखन कौशलम, ये 4 कौशल होते हैं। और प्राथमिक शिक्षक के नाते आपका कक्ष में आपका उद्देश्य इतना ही होता है कि आप बालक में इन 4 कौशलों को विकसित कर दें। आपका काम इतना ही है। आपका काम विषय की विशेषज्ञता देना नहीं है, ये काम 2nd ग्रेड का या स्कूल व्याख्याता का है। विषय की विशेषज्ञता वो देंगे। आपके पास बालक आएगा, आप बालक को उस भाषा में 4 कौशल विकसित कर दीजिएगा। LSRW इन 4 कौशलों में क्या होगा कि बालक को ध्वन्यात्मक रूप में भी सिद्धता हो जाएगी और भाषा के लिखित रूप में भी सिद्धता हो जाएगी। तो रीट परीक्षा में इन्हीं 4 कौशलों पर प्रश्न पूछे जाने होते हैं। आप रीट के बैकग्राउंड को देखिएगा, जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें कौशलों से संबंधित 16 प्रश्न अब तक आए हैं। पहला कौशल कौन सा है, अंतिम कौशल कौन सा है, कौशलों का क्रम कौन सा है, वाणी के रूप में कौन सा कौशल करवाया जाता है, बोल करके कौन सा कौशल करवाया जाता है। इस प्रकार से 16 प्रश्न आए हैं। स्वाभाविक सी बात है, इस रीट में भी प्रश्न पूछे जाने हैं। अब की बार मैं दावेदारी मानता हूं कि ध्वन्यात्मक रूप के कौशल कौन से हैं। तो प्रारंभिक जो कौशल है वो ध्वन्यात्मक रूप, क्योंकि भाषा का प्रारंभिक रूप होता है। तो श्रवण कौशल और पठन भाषण कौशल, श्रवण कौशल और भाषण कौशल ध्वन्यात्मक रूप के कौशल हैं। इसके अलावा मैं बात करूं भाषा के लिखित रूप के कौशल कौन से हैं, तो पठन और लेखन ये 2 लिखित रूप के कौशल हैं। देवियों सुनो मित्रों, इन्हीं प्रश्नों पर मैं ज्यादा वेटेज रखता हूं, कौशलों पर ज्यादा मेरा फोकस रहता है। उसके बाद में कक्ष में इन कौशल्स को विकसित करने के लिए आप क्या गतिविधि करेंगे, और उसके बाद बालक में ये 4 कौशल विकसित हुए कि नहीं हुए, उनका मूल्यांकन आप कैसे करोगे। यानी श्रवण कौशल विकसित हुआ कि नहीं हुआ, इसका मूल्यांकन कैसे करोगे आप। आपको कैसा पता चलेगा कि बालक में श्रवण कौशल विकसित हुआ कि नहीं हुआ, भाषण कौशल विकसित हुआ कि नहीं हुआ, पठन कौशल और लेखन कौशल विकसित हुआ कि नहीं हुआ। यानी इनका मूल्यांकन, यानी 3 पड़ाव हो गए। पहला पड़ाव कौशल है क्या, दूसरा कौशल विकसित करने के लिए आप कक्ष में कौन सी गतिविधि करेंगे, और 3 नंबर स्टेप होगा उन कौशल का आप मूल्यांकन कैसे करोगे। तो इन्हीं बिंदुओं पर विशेष फोकस रीट में रहता है। ये रीट का ट्रैक रिकॉर्ड है। और मैं रीट को साथियों, आप जितनी तैयारी कर रहे होते हैं उससे उतनी और उससे कहीं ज्यादा जो मार्गदर्शक होते हैं विषय के, वो तन्मयता से करते हैं। और आपकी बेचैनी जितनी है उनसे ज्यादा हमारी भी है, क्योंकि हम बच्चों को विषय के बारे में बात करते हैं, तो रीट के पेपर को देखने की उतनी ही बेचैनी हमारी भी रहती है। तो हम भी उनसे उतना ही जुड़े हुए होते हैं। साथियों, विधियों के बारे में मैं यही बात करूंगा कि व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण, इन 3 तत्वों, क्योंकि 6वीं से लेकर के 10वीं तक ये 3 तत्व मेजर तत्व हैं पाठ्य पुस्तकों में। इन 3 तत्वों की विधियां कौन कौन सी हैं और इन 4 कौशलों को विकसित करने के पड़ाव कौन से होंगे। इसके अलावा साथियों में एक समय तो ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात और कहूंगा। वो बात ये कहूंगा कि चाहे आप किसी भी विषय के साथ रीट में जा रहे हो, साथियों कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, प्रत्येक विषय की किताब में पाठों से पहले एक पेज दिया हुआ होता है, और वो होता है शिक्षक संदेश, यानी शिक्षक के लिए निर्देश दिए गए होते हैं। अर्थात उस विषय के शिक्षक को ये निर्देश किया जाता है राज्य सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा
कि आपको ये पाठ्य पुस्तक कक्षा कक्ष में बच्चों को किस तरीके से पढ़ानी है, या इस पाठ्य पुस्तक के निर्माण का उद्देश्य क्या है। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में सिर्फ एक पेज होता है, तो पहली से लेकर के 8वीं तक यानी 8 पेज, 8 प्रश्न प्रत्येक विषय के। वो जो प्रश्न है वो मेजर हो जाते हैं शिक्षण विधियों के मद्देनजर। प्रत्येक विषय का विद्यार्थी रीट परीक्षा में बैठने से पहले अपने विषय के कक्षा 1 से 8वीं तक की पाठ्य पुस्तकों के उस प्रथम पेज को, जो शिक्षक संदेश के नाम से होता है, जरूर पढ़ें। उसमें इतनी शानदार जानकारियां आपको मिलेंगी। सामग्री बहुत है और सामग्री ग्रास रूट पर मिलती है। दिक्कत कहाँ होती है कि दिक्कत ये होती है कि आपको सुयोग्य सुनियोजित मार्ग का पता नहीं होता, और ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो दिग्भ्रमित हो जाता है और सफलता से वंचित रह जाता है। साथियों, मेरी तरफ से पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी रीट चयन की संस्कृत भाषा से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि श्री सत्येंद्र जी ने मेरे को आमंत्रित किया, आचार्य श्री अंकित कुमार जी ने आमंत्रित किया, तो मैं इस ग्रुप से जुड़े सभी सदस्यों को मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर है 88 754 18 031। आपकी कोई भी समस्या हो, आप रीट संस्कृत भाषा से संबंधित आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं ऑडियो माध्यम से आपको उसका प्रत्युत्तर हर हालत में दूंगा। संस्कृत भाषा से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, सभी साथियों के लिए ये सुविधा रहेगी। कॉलिंग तो स्वाभाविक सी बात है क्योंकि उठा नहीं पाएंगे, स्कूल जाना होता है, लेकिन आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिएगा। आपकी समस्या का समाधान मेरी तरफ से सप्रमाण किया जाएगा, सप्रमाण आपको प्रूफ दिया जाएगा। हाँ, आदरणीय श्री गुरुजी, अपने कुछ विद्यार्थी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन है। अनीता जी सैनी, बिल्कुल मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैम, तो एक बार आप सर से अपना क्वेश्चन जो आपका है वो अच्छे से पूछ सकते हैं। जी जी अनीता जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार अनीता जी। सर बुक का बताइए, कैसे प्राप्त होगी गुरु दक्षिणा, प्रश्नोत्तरी और मार्गदर्शिका। हाँ, अपनी ये गुरु दक्षिणा मार्गदर्शिका है, पूरा पाठ्यक्रम है रीट संस्कृत का, और ये यूं कहूं कि क्लास में रीट अभ्यर्थियों को पूरा पाठ्यक्रम जो मैं करवाता हूं वो यही होती है, और बच्चों को ये दे दी जाती है। और इसी मार्गदर्शिका में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संस्कृत की गत पाठ्यक्रम और वर्तमान पाठ्यक्रम, और इन दोनों सेशंस के पाठ्यक्रम को सार रूप से इसमें इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है रीट के मद्देनजर। और इस पूरे पाठ्यक्रम को समझाने के बाद इसमें व्याख्या है, ये थ्योरी बुक है, थ्योरी बुक कह सकते हो। और इसके बाद में ये हमारी प्रश्नोत्तरी, गुरुदक्षिणा रीट प्रश्नोत्तरी नाम से किताब है, और ये मार्केट में बाजार में हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू, इन 3 जिलों में ये जो पुस्तक है ये 100 रुपए में उपलब्ध रहती है, और ये अभ्यास की जो पुस्तक है ये मात्र 50 रुपए में, मात्र 50 रुपीज में ये मार्केट में उपलब्ध है। लेकिन ये किसी पब्लिकेशन के थ्रू नहीं है, ये व्यक्तिगत आप प्रिंट करवाते हैं। ऐसे में समूचे राजस्थान में उपलब्ध नहीं है, बाकी जगह हमें बाय डाक उपलब्ध करवाते हैं। तो इच्छुक साथी जो है वो मेरे ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें बुकलेट में दिए गए हैं, 88 754 18 031, इसके फ्रंट में लिखे होते हैं। इन नंबर्स पर मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क कर ले, और किताब बाय डाक पूरे राजस्थान में हमें भेज देते हैं स्पीड पोस्ट के जरिए, तो 4 या 5 दिन में बच्चे तक पहुंच जाती है। और फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि कोई साथी आर्थिक रूप से निर्धन है, क्योंकि 100 रुपए और 50 रुपए 2 किताबों के दर है, पैसे के अभाव में किसी साथी की पढ़ाई वंचित न रहे। यदि कोई साथी ये 100 और 50 रुपए देने में भी समर्थ नहीं है, आर्थिक रूप से असक्षम है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करें, हम निःशुल्क भेज देंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य हर उस साथी तक पहुंचने का है जो ज्ञान पिपासु है। यदि मेरी थ्योरी ये है कि किसी साथी के मन में ये न रहे कि पैसे के अभाव में मेरी पढ़ाई बाधित हो गई, यदि मेरे पास 150 रुपए होते मैं गुरुदक्षिणा की पुस्तकें पढ़ लेता, मेरा चयन हो जाता। मेरे से संपर्क नहीं कर पाते, आप बहन अनीता से बात कर लीजिएगा, इनको कह दीजिएगा, श्री सत्येंद्र जी चतुर्वेदी हैं उनको बोल दीजिएगा, आचार्य श्री अंकित कुमार जी हैं इनको बोल दीजिएगा, और आदरणीय गुरुदेव श्याम जी पारिक हैं इनको बोल दीजिएगा,
तो हम कोई बात नहीं, निःशुल्क भी भेज देंगे। आर्थिक मुद्दे हैं वो अपने आप होते रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई मत रोकना साथियों। समय बहुत बेशकीमती है, चंद दिन है, चंद घंटे हैं, इनका सदुपयोग कीजिएगा। पुनः एक बार मेरी तरफ से आपको रीट चयन की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुजी एक बात कहना चाहूंगा, कुछ ये बात एक्चुअली कुछ साथी हैं जो ऐसे कह रहे हैं कि हमारी किताब कैसे आएगी, तो वो किताब के लिए आपने वैसे सारी डिटेल दे दी है, लेकिन फिर भी हम आपको जो पंपलेट है और जो सारी डिटेल्स है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। आप लाइव वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, उसके चैट बॉक्स में भी, हम कमेंट बॉक्स में भी पूरी डिटेल्स डाल देंगे, तो आप इस चीज की चिंता न करें। और गुरुजी मैं आपसे कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने व्यस्ततम समय में से आपने अमूल्य समय हमें दिया। आज तक मैं सतेंद्र के माध्यम से ये सुनता था कि गुरुजी हैं, तो बातचीत चल रही थी, तो क्यों नहीं एक आयोजन करते हैं और सभी मार्गदर्शक प्राप्त करते हैं गुरुजी से। तो बात हुई। धन्यवाद जी गुरुजी। धन्यवाद आचार्य श्री अंकित जी, धन्यवाद प्रिय सतेंद्र जी चतुर्वेदी, और विशेष अभिनंदन आदरणीय श्री श्याम जी पारिक संस्कृत प्राध्यापक महोदय का, और विशेष स्नेह है बहन अनीता का। मेरी तरफ से गुरुदक्षिणा नोर संस्कृत की तरफ से टारगेट रीट संस्कृत ग्रुप से जुड़े हुए हर सदस्य को रीट चयन की अग्रिम शुभकामनाएं। और टारगेट रीट ग्रुप का ये कोई भी साथी यदि गुरुदक्षिणा प्रश्नोत्तरी या बुकलेट मंगवाना चाहे तो आदरणीय श्री सतेंद्र जी, आदरणीय श्री अंकित जी से व्यक्तिगत संपर्क कर लें। पैसे के अभाव में कोई भी ग्रुप का सदस्य पुस्तकों से वंचित न रहे, मेरी तरफ से ये आग्रह रहेगा आचार्य अंकित जी से और सतेंद्र जी से कि आप मेरे को कहिएगा, मैं किताबें भेजूंगा बच्चे के घर तक। ये मेरी तरफ से आपको पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद आचार्य जी और धन्यवाद सतेंद्र जी। धन्यवाद सर। तो कार्यक्रम की आगे बढ़ाते हैं हम इस सेमिनार को। तो हम बात कर रहे थे कि अब तीसरा नंबर मेरा खुद का ही है, मैं आप ही के बीच में से हूँ। सारे जो साथी मुझे देख रहे हैं, मैंने भी BSTC किया है और अभी आचार्य किया है और अब योग की शिक्षा ग्रहण की है, और पिछले 3 सालों से लगातार ऑफलाइन और जो कोरोना पीरियड है उसमें ऑनलाइन बहुत अधिक प्रचलन में आ गया, तो इसके माध्यम से मैं योग की सेवाएं दे रहा हूँ। बाकी उससे पहले मैं 2011-12 से योग के क्षेत्र से कार्यरत हूँ। केवल पहले व्यक्तिगत तौर पर मैं अभ्यास करता था, आजकल मैं सामाजिक रूप से, चाहे वो फिर 10 लोगों का हो या 50 लोगों का हो या किसी भी तरह का सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें मैं योग की सेवाएं देता हूँ। तो सतेंद्र जी भाई साहब ने मेरे को बताया कि अंकित जी आप ये काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अगर हम इस आयोजन में ये बात करें कि पढ़ाई के दौरान लगभग 2 घंटे 1 घंटे बैठने के बाद 3-4 घंटे बैठने के बाद थोड़ी बोरियत सी महसूस होने लगती है। और स्वाभाविक सी बात है, जो 2 काम है मेहनत के, एक अध्ययन करना, दूसरा अपने जीवन में किसी भी चीज को उतारना। तो अध्ययन और योग दोनों एक ऐसी चीज है कि अगर हम उसे दिल से नहीं करते हैं तो बोरियत ही होती है। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते अगर आपका सर भारी हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है। और अभी चारों तरफ एक तनाव का माहौल है, कोरोना वाला माहौल है, आप कहीं आ जा नहीं सकते, ठीक है ना, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा तनाव रहता है। ऊपर से ये नकारात्मक चीजें और हैं कि परीक्षा अब नहीं होगी, बाद में होगी। मैंने ऐसे अपने साथियों को भी खोया है जो केवल रीट की तिथियां आगे खिसकने की वजह से जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की है, स्वयं को इतना कमजोर महसूस किया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आपके अंदर वो शक्ति है, वो प्रेरणा है, आप स्वयं अपने हीरो हैं, ठीक है, तो स्वयं को इतना मजबूत बनाएं, ठीक है, अच्छी किताबें पढ़ें। केवल ऐसा नहीं है कि आपको टारगेट तक पहुंचना है, केवल रीट में ही सिलेक्शन होना है, बस हमको वो वही सिलेबस की ही किताबें पढ़नी है। आप सिलेक्शन ले लेंगे लेकिन एक अच्छे आदर्श, एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी नहीं बन पाएंगे। तब तक नहीं बन पाएंगे जब तक आप सुचरित्रवान और अपने जीवन में अपने संस्कृति और शिक्षा को, संस्कारों को नहीं उतारेंगे। तो उसके लिए आप अच्छे प्रेरक कहानियां पढ़ें, अच्छे महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें,
साथ में नियमित रूप से, मैं ये नहीं कहूंगा आप 3 घंटा योग करें, 5 घंटा करें या 1 घंटा करें, मैं सिर्फ इतना कहूंगा 20 मिनट आप अपने लिए निकालें। केवल 3 प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम अगर विद्यार्थी करे तो उसे कभी भी तनाव नहीं होगा, किसी भी तरह का हेडेक या हम कहें कि एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार वो कभी नहीं होगा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अध्ययन भी अच्छा होगा, नहीं तो एक दिन अध्ययन कर लिया, दूसरे दिन 3 दिन बिस्तर पर रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए खुद को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें। और प्राणायाम का यहाँ पर समय नहीं है क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम हमारा हो गया है, और जो आशा थी कि लगभग टारगेट ग्रुप में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, दोनों ग्रुप में, एक में 7,000 हैं, एक में 34,000 है, लेकिन वही बात है, हजारों छात्र तैयारी करते हैं, लाखों छात्र तैयारी करते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनको अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। तो चुनिंदा साथी, लगभग 100 साथी हमें यूट्यूब के माध्यम से देखे और लगभग 40-45 हमारे यहाँ पर आए हैं, उसका कोई हमें गम नहीं है कि इतने हमने 100 सीटें रखी थी, उसके बावजूद भी ये रहा कि सर 100 ही सीटें क्यों रखी है आपने, तो पंजीकरण भी करवाया है, रजिस्ट्रेशन भी रखा है। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना मेल डालना था और कुछ नहीं था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसीलिए था कि आगे हम कार्यक्रम करेंगे, आप कितने उत्सुक हैं ऐसे कार्यक्रम के लिए, आप कितना मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। आपको बता दूं, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो हर ट्रेन में आपको ज्ञानी लोग मिलते हैं। आपने महसूस किया होगा, सब सारे भाई, मैं खुद खूब ट्रेन में सफर किया हूँ, खूब गया हूँ। ठीक है, एसटीसी के दौरान भी और इंटर्नशिप के दौरान भी खूब चक्कर लगाए हैं। ठीक है, आजकल तो फिर भी घर के पास वाली स्कूल का जैक जुगाड़ लगा करके हम कर लेते हैं कि चलो हमें वही मिल जाए, जाना भी नहीं पड़े। तो इससे कुछ नहीं होगा कि हमने, आप क्या कर लेंगे 3 महीने घर रह के, क्या उखाड़ लेंगे भाई। जब आपने 2 साल बाहर रह के एसटीसी करी है, बीएड किया है, तो आप ये 3 महीने घर पर रह करके क्या उखाड़ लेंगे। आप आराम से सीखिए ना, वो चीज जीवन में उतारिए, वो ये थोड़ी है। अब योग की बात करते हैं, योग में भी कुछ छात्र, कुछ लोग हैं जो ऐसे करते हैं, हम उनसे कहेंगे रोज योग करो, या अब आप में से कुछ छात्र रीट के साथ साथ राजस्थान पुलिस की भाग, ये जो फिजिकल की भर्तियां हैं ये भी देते हैं, फिजिकली जिनमें होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि साहब अब मैं बीमार हो गया, मुझको योग करा दो। तो पहली बात तो कभी भी बीमार व्यक्ति को योग की सलाह नहीं दी जाती है। आप स्वस्थ रहेंगे, रोज योग करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, हमेशा मस्त रहेंगे। तो इसलिए नियमित रूप से योग करें। और अगर आपको किसी भी डिजीज से संबंधित कोई समस्या हो, आपकी किसी भी योग, कोई भी यौगिक उपचार आपको चाहिए, ठीक है, तो आप बेझिझक कांटेक्ट करें। ठीक है, चाहे आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से, चाहे आप फेसबुक के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत तौर पर, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं, या अन्य किसी भी आपको गाइडलाइन चाहिए भाई, चाहे वो मार्गदर्शिका किताब वाली है, चाहे श्याम पारिक जी से और कुछ सलाह लेनी है, तो आप व्यक्तिगत रूप से हमें बता सकते हैं। आपके लिए हमेशा सर तैयार रहेंगे। और हमारे साथ जो टारगेट ग्रुप के संचालक हैं भाई सत्येंद्र, ठीक है, तो सत्येंद्र भाई ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि 34,000 छात्र उस ग्रुप में हैं, लेकिन मैं खुद प्रतिदिन नहीं देख पाता, फिर भी जब भी देखता हूं तो लगभग 2,000 छात्र हमेशा उसमें एक्टिव रहते हैं। तो अगर किसी भी माध्यम से हम कहीं पर भी बैठे बैठे किन्हीं साथी के साथ चर्चा कर रहे हैं, ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, तो ये एक श्रेष्ठ कार्य है। ठीक है, और हमें आज नहीं तो कल अध्यापन कार्य करवाना है। ठीक है, और करवाना ही है। अब ये तो है नहीं भाई 34,000 हैं तो 34,000 उस ग्रुप में है तो सारी नौकरी लग जाए, इसके लिए भी मैं नहीं कहता, इतनी तो वैकेंसी नहीं है हमारे L1 की और L2 की। ठीक है ना, तो उसमें से वही आए हैं जिनका चयन होने वाला है। और बहन अनीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और पूरे समय तक आपने, सारे साथियों ने हमें सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र सर कुछ कहना चाहेंगे? बस सर, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपको टेलीग्राम के माध्यम से लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। मैं भी आप ही का भाई हूँ, तैयारी मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन कोरोना काल में बस ये था कि मेरे साथ मेरा इंटरेस्टेड जो हॉबी थी वो योग है और मैं उसी में अपना कार्य कर रहा हूँ। आप सभी के आशीर्वाद से
जैसे गिनीज बुक है वैसे एक योग की वर्ल्ड बुक चलती है, उसमें मेरा नाम दर्ज है। उसमें मैंने कुछ आसन किया था, उसकी होल्डिंग टाइमिंग एक इंडिविजुअल रूप से रिकॉर्ड करवाया है। और आगे भी आप सभी के साथ ये ऐसा श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करूंगा और एक दिन हम सभी सफल होंगे, हम होंगे कामयाब, ठीक है ना। हमको एक कदम बढ़ाना है, बाकी हौसलों की उड़ान हमें लगातार उड़नी है। अगर आप अंदर से मजबूत हैं तो आप सभी परेशानियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन कमजोर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए केवल थोड़ा सा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, चरित्रवान बने, नीतिवान बने और आदर्श दिनचर्या का पालन करें, ठीक है। अभी कुछ दिनों से वो भी चल रहा है, एक टाइम टेबल चल रहा है, आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, रीट का, जिसमें बहुत सी अनर्गल अफवाहें चल रही है, ठीक है ना। तो इनसे बचें, ठीक है। तो आप सभी नियमित रूप से अभ्यास करें, एक टाइम टेबल बनाएं। मैं आपके साथ मेरा टाइम टेबल शेयर करूंगा। अभी थोड़ा सा रूटीन मेरा अपनी सेमिनार के तैयारी में लगा हुआ था, कभी पोस्टर कभी ये वो, तो थोड़ा सा मैं भी आगे पीछे हो रहा था। बाकी सुबह 4:30 से लेकर के रात को 11 बजे तक का शेड्यूल मैं आपके साथ मौका मिला तो टारगेट वाले ग्रुप में भी शेयर करूंगा। केवल आप 20 मिनट अपने लिए निकालिए, नियमित रूप से अभ्यास जरूर करें, चाहे वो प्राणायाम का हो, चाहे आपकी रनिंग का हो, चाहे आप सूर्य नमस्कार करें, लेकिन अभ्यास जरूर करें, ठीक है। आप स्वस्थ रहेंगे। और जो ये नकारात्मक माहौल है कोरोना वाला वायरस का, तो इसमें आप नियमित रूप से भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और भ्रामरी का अभ्यास जरूर करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर सभी साथियों का। वीडियो आपको अपने चैनल पर किसी टेक्निकल इशू नहीं कर पाए हैं। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? अंकित सर, एक बार ओम प्रकाश प्रजापति सर को म्यूट करो। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी हाँ मैं कर देता हूँ। ये लीजिए ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी आप अपने वहीं से सभी को कर एक बार सभी को अनम्यूट कर लीजिए। ओम प्रकाश जी नीचे। हाँ, प्रणाम सर। सर नमस्ते। प्रणाम सर, एक योगा सर। मैं आपको सबको बता दूं, ओम प्रकाश जी एनसीईआरटी और आरबीएससी से इनका मनोविज्ञान के इतने अच्छे वो हैं ज्ञाता, किसी को भी कोई भी समस्या हो इनसे पूछ सकते हैं आराम से। आपका अगर मनोविज्ञान से संबंधित कोई भी सवाल है तो ओम प्रकाश जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। बिल्कुल सर, जितनी जो हेल्प होगी बिल्कुल करूंगा हेल्प तो। बाकी रिविजन तो कोर्स तो करवा दिया था सभी को, कोर्स में ग्रुप में सभी को एक दो बार तो। अभी जो जिस भाई साहब को सीट जो नहीं मिली है ना, जिसको आरबीएससी की और एनसीईआरटी की जिसको नहीं मिली है, वो मुझे संपर्क करे, मैं उनको भेज दूंगा। जी ग्रुप में आप हैं, ग्रुप में अगर ऐसी कोई क्वेरी हुई तो हम जरूर आपसे, आप लगातार बने हुए हैं ग्रुप में, तो ये बात तो कहने की है ही नहीं कि आपको अलग से व्यक्तिगत संपर्क करना पड़ेगा। ग्रुप में डाल देंगे, आप देखते भी हैं। बहन अनीता। बिल्कुल सर। जी बहन, आप कुछ कहना चाहती हैं? अन्नू अनम्यूट करो भाई अपने आप को। वहीं से आपको खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। जी नीचे नीचे ऑप्शन होगा ऑडियो वीडियो। वीडियो के पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। बारी की पढ़ लेगा ये हर बारी वाली। मैं करता हूँ अनम्यूट एक बार। ओम प्रकाश जी। जी अनीता मैम, ये से बोल रहा हूँ साइको हाँ। के लिए 11th 12th वाली पढ़ लेंगे। ध्यान से सुनिए। हेलो जी सर। एक बार 11th और
जी बहन जी। जी बहन जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुलेंदर बिंजारिया भैया अपने आप को अनम्यूट रखिए। देखिए व्यवस्था हमारे बनने से ही बनती है, बनाने से। जी बहन जी। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है बहन। हाँ, आ रही है। आदरणीय भैया सत्येंद्र चतुर्वेदी जी का आभार। आपने इतना बड़ा सेमिनार रखा, बहुत अच्छा लगा। और अंकित भैया ने जो भी योगा की बातें बताई है सभी फॉलो करें। और आदरणीय गुरुदेव सुनील जी शर्मा का भी आभार। भैया आप एक बार उसका बताओ, जैसे ध्यान केंद्रित कैसे करें तन्मयता से। भाई सत्येंद्र ने ये बात डाल दी थी कि इसमें हम ध्यान वाली बात है, लेकिन ये इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि इसमें ध्यान वाली बात। ठीक है, पहले अगर हम थोड़ा बहुत शारीरिक रूप से अभ्यास करते हैं ना, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद ध्यान लगाया जा सकता है। अगर मैं किसी भी, अब मैं आपसे कहूं कि आप ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए तो पॉसिबल नहीं है। बस मैं एक आपको इंटरनल रिलैक्सेशन टेक्निक जरूर यहाँ पर बता सकता हूँ। रात को सोने से पहले सीधा लेट जाएं, ठीक है, पीठ के बल लेटें, अपने पूरे शरीर को शिथिल कर दें यानी कि ढीला छोड़ दें। उसके बाद लंबी गहरी सांस लें और पूरे शरीर को एक साथ टाइट कर ले। दोनों पैर बाहर की तरफ तान ले, मुट्ठियों को अच्छे से अंगूठा अंदर डाल के इस तरह से प्रेस कर ले। ठीक है, अपने जबड़ों को अच्छे से भींच ले, आंखों को अच्छे से बंद कर लें प्रेशर के साथ। आपका पूरा शरीर हिल जाना चाहिए, इतने तेज आपको अपने आप को टाइट करना है और फिर उसको एक साथ ढीला छोड़ देना है श्वास छोड़ते हुए। ठीक है, फिर जब आप श्वास छोड़ देंगे तो पुनः वापस शिथिलता की अवस्था में आ जाएंगे। फिर अपने पैर के अंगूठे से लेकर के पिंडलियां, टखना, घुटना, थाई, बटक, हिप, ठीक है, अपनी नाभि, अपनी बैक, शोल्डर, ठीक है, गर्दन, डायफ्राम, ठीक है, और धीरे धीरे अपने फेस, अपने हाथों की उंगलियों से लेकर के पूरा अपने सहस्त्रार्ध चक्र तक यानी कि अपने शिखा वाले स्थान तक। ये शिखा वाला स्थान आपका होता है ना, चोटी वाला, हर आदमी को होती है। तो यहाँ तक का आपको पूरा स्मरण करना है, बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेते हुए। आपको पता नहीं लगेगा कब आपकी आंख लग गई है, बिना किसी तनाव, बिना किसी डिप्रेशन के। या नहीं तो बहुत सारे ऐसी बातें सोते हैं कि रात को अचानक से उठ जाते हैं, मुंह पे पूरे पसीने पसीने, और फिर ये करते हैं आज तो मरा मरा बचाऊं भाई साहब। ठीक है ना, तो ऐसे हमको नहीं करना है। शांति से आराम से ये प्रयास करें, IRT का अभ्यास करें। और IRT की मेरी वीडियो भी है, जो आपने अगर YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है, जो पहले वाला हमने दे रखा था, तो उस पर आपको मिल जाएगी। नहीं मैं आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। 2-3 प्राणायाम है विद्यार्थियों के लिए, कौन कौन से विद्यार्थी जीवन में कौन से अभ्यास करने चाहिए, ये सारी वीडियो अपलोडेड है। तो ये मैं आपके साथ अच्छे से शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी ना तो समय है आपके साथ मेडिटेशन करवाने का, ना थोड़ी देर बैठने का। केवल हम एक बार ओमकार का उच्चारण यहाँ पर जरूर करेंगे। तो एक बार अपनी स्पाइन को सीधा कर ले, ठीक है, अपनी कमर को सीधा कर लीजिए। हाँ, अपनी कमर सीधा कर लें, बिल्कुल सीधा आराम से बैठ जाइए। सहजता के साथ आंखें बंद कर लीजिए। देखिए, अगर आप आंखें खोलते हैं तो आप खुद से बेईमानी कर रहे हैं, मेरे से नहीं करेंगे जी। और अपनी इनहेल और एक्सहेलेशन की जो प्रक्रिया है, आपको सांस को अंदर लेने की और बाहर छोड़ने की,
इसको महसूस करना है। अब इस श्वास के साथ ओमकार को महसूस करें। 5 सेकंड में आपको श्वास को लेना है, 5 सेकंड में ही श्वास को छोड़ना है। जब भी लगातार 2-3 घंटे पढ़ने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि यार नहीं हो रहा, तो आप ये अभ्यास करें। अब लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद रखेंगे और उच्चारण के साथ, ठीक है, अच्छे से गहरा उच्चारण होना चाहिए, लाउड होना चाहिए, उच्च स्वर में। 75% उसमें ओ का उच्चारण होगा, 25% मकार का उच्चारण होगा, ओम, ठीक है ना, उसका उच्चारण हमको करना है। लंबी गहरी सांस लें, कोई दिक्कत नहीं है, सब खाना खाए हुए हैं, आराम से कर सकते हैं। ओमकार का उच्चारण कर रहे हैं हम यहाँ पर केवल। लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने दोनों हाथों को अच्छे से हथेलियों को प्रणाम स्थिति में ले आए और हथेलियों को आपस में घर्षण करें, उनको रगड़े अपनी हथेलियों को। अपनी आंखों पर अच्छे से हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं और हथेलियों को देखते हुए, पलके टिमटिमाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। ठीक है, तो इस तरह से आप अभ्यास करें। इसमें आपको एक पॉजिटिविटी जो महसूस होने वाली है, ये आपको तब होगी जब आप अच्छे से बैठ करके करेंगे। एक थोड़ा सा 15-5 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं अपने मानसिक स्वास्थ्य को कंट्रोल में करने के लिए। योग ये है कि आपके मन में आपकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है ना, कोई विचार कैसे आ जाए। हम पढ़ने बैठते हैं, 70 काम याद आ जाते हैं हमको, किताब उठाते हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर आप प्रॉपरली अभ्यास करेंगे तो विचार आने से पहले यह सोचेगा इसके मन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, योग का एक सूत्र है जिसका नाम है चित्त वृत्ति निरोध है। ठीक है, योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का, 5 तरह की वृत्तियां होती है, इनका निरोध यानी कि इनको रोकना ही योग कहलाता है। तो बाकी अलग अलग डेफिनेशन है। समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम। योग बहुत सारी चीजें हैं। हम नियमित रूप से दैनिक जीवन में योग का अभ्यास करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नहीं करते, बाकी योग हम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे आप, अगर आप सभी का सहयोग रहा तो एग्जाम से पहले हमारी फिर से बहुत बड़ी सेमिनार का आयोजन करेंगे। आशा है उसमें आप सभी अपना सहयोग देंगे। जी हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे ना, बोलो ना। अपना हो गया सर, सतेंद्र भैया हो गया अपना हो गया। नहीं एक बार सतेंद्र जी, एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि यूट्यूब पर वीडियो आ रही है। सतेंद्र भैया कैमरा ऑन कीजिए। ऑन कर लीजिए। कुछ बोलिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सतेंद्र भाई, अनिता दी, ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सर। कोई